अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साज़ों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर की ओहदे की मियाद में एक्सटेंशन यानी 2 साल मज़ीद दे दिए गए हैं और साथ ये बताया गया है कि सिर्फ जनरल नासिम मुनीर नहीं बल्कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मियाद में 2 साल का इजाफा कर दिया गया है। अब ये खबर इतनी सादा नहीं है जितनी सादा दिखाई दे रही है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, असल कहानी क्या है, अंदर की खबर क्या है, ये लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं क्योंकि सादा इस अंदाज में बताया जा रहा है। बहुत से नादान दोस्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील का नतीजा है, यानी पीटीआई के साथ जो डील हुई है, एंगेजमेंट हुई है, उसके नतीजे में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की जो टेन्योर पोजीशन है उस 5 साल कर दी गई है 3 साल से बढ़ा के। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोश हिमायत भी शामिल है। देखिए, ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पे बात नहीं कर रही है। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि फौज का इंटरनल मामला है। इवन मौलाना फजल रहमान साहब ने कल ये कह दिया कि फौज का इंटरनल मामला है, इस पे हम कोई जो है कमेंट नहीं करेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने तो ये कह दिया कि हमने इसके साथ चलना है। बैरिस्टर गौहर भी इसका जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा जा रहा है और ना तो इसके ऊपर वो कोई कमेंट कर रहे हैं और ना ही इस पे कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, बल्कि वो कह रहे हैं इसके साथ चलना है। तो इससे ये तासुर मिलता है कि जैसे इमरान खान साहब के साथ कोई डील हुई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील हुई है और उसके नतीजे में जो आसिम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन है वो हो गई है या सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मियाद बढ़ा दी गई है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। ये बात भी अपनी जगह पर कि इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन हुई उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी इसको सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बदले में नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी कराई गई थी कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने डील जो की है, उसमें इमरान खान को यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अगर कोई यकीन दहानी कराई गई हो या इमरान खान साहब को डील कर रहे हों, तो इसका मतलब तो ये है कि वो सारा प्रोसेस जो चलाया गया, जुडिशरी के अंदर जो कुछ किया गया, जुडिशरी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जो बात हुई कि पूरी की पूरी जुडिशरी तब्दील करके रख दी गई, 17 जजेस को 34 में तब्दील कर दिया गया, एक नया चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए कानून नया ले आए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसको रिकम्पोज किया गया। और अभी मैं आपको ज़मनन खबर दे दूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया गया है। 7 रुकनी आईनी बेंच आज जुडिशल कमीशन के इजलास में तश्कील पाया है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल हैं। तो ये 7 जजेस पर मुश्तमिल जो है और जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो है वो इस आईनी बेंच की सरबराही कर रहे होंगे। ये एक 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये वो जजेस हैं जिनको लाइक माइंडेड जजेस समझा जाता है। जस्टिस काजी फायजीसा जिनको बिठाना पसंद करते थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीरुद्दीन खान जस्टिस काजी फायजीसा के साथ हों तो पता चल जाता था भी कि ये फैसला क्या होगा। तो बावजूद इसके कि 2 जजेस ने खत लिखा, उनके खत को खुद चीफ जस्टिस ने भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, रजिस्ट्रार ने भी उसको नोटिफाई नहीं किया, फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील नहीं दिया गया। अब तो बेंचेस जो है नई जजेस कमेटी तश्कील देगी और अब आईनी नौयत के जो मामलात हैं वो इस बेंच के सामने जो 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है उसके सामने आएंगे और उसका फेट क्या होगा उसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मुमकिन खतरात के सामने बंद बांध दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब नई सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है और वो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है जिसकी आर्म ट्विस्टिंग हुकूमत अपनी मर्जी से कर सकती है। जो जज उनकी हक में फैसला नहीं देगा उस जज को तब्दील कर दिया जाएगा। तो ऐसे मौके पे जब एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रही है, हुकूमत मुस्तहकम हो रही है, एक तरफ नाक से लकीरें निकाल के कानून साजी कर दी जा रही है, तो ऐसे में क्या इमरान खान को कम बैक करने के लिए इजाजत दी जाएगी? क्या इमरान खान के लिए ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट की जाएगी और ये खुद जनरल आसिम मुनीर कर लेंगे? तो इसका जवाब तो है नहीं। तो फिर ये क्यों हुआ है? देखिए, 2 इसके इसमें ना इस वक्त 2 बड़े चैलेंजेस जो दरपेश थे इमरान खान साहब के कमबैक में। एक तो थी जुडिशरी और दूसरी थी खुद फौज। जुडिशरी का जो कुछ हुआ, जुडिशरी का चेहरा जिस तरह तब्दील किया गया वो सबके सामने है। अब हुकूमत ये समझ रही है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का जो कट्टा खुलना था वो नहीं खुलेगा या अब जो आईनी तरमीम हुई है, ये जो मामला होना था वो नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला जिस अंदाज में होना था वो हुकूमत के हक में होगा। तो हुकूमत ने एक तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरफ से ये रास्ता बंद कर दिया है। जुडिशरी वाला मामला तब्दील कर दिया। 6 जजेस ने खत लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और परफॉर्मेंस जो है वो भी अब हुकूमत ही इवैल्यूएट कर रही होगी। तो कैसे कोई जज हुकूमत के सामने खड़ा होगा? तो एक चीज तो हो गई। दूसरी चीज क्या है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फ्रॉम विद इन द फौज कोई क्रिटिसिज्म ना हो या वहां पे कोई तब्दीली ना आ जाए या जिसको कहते हैं ना को बहुत ही इंटेंसिफाइड हो तो कोई कहीं कू ना हो जाए। तो फिर उसके लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिए ना,
जब नए चीफ की तैनाती होगी, यानी पुराने कानून के तहत नवंबर 2025 में होनी थी, और उससे बहुत से लोग तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे कि जब नवंबर आएगा, नवंबर 2025 आएगा, तो फिर देखिएगा तब्दीली आ जाएगी, फिर इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब उसको भी एक्सटेंड करके नवंबर 2027 तक ले जाया गया है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे जर्नैल हैं, टॉप के कुछ 6 जर्नैल तो ऐसे हैं, जो अब ज़ाहिर है, जो इससे पहले रिटायर हो चुके होंगे। यानी नवंबर 2025 में तो शायद वो उम्मीदवार होते चीफ बनने के, लेकिन अब वो उस दौड़ से बाहर हो गए हैं। वो कौन लोग हैं? मैं ज़रा क्विकली उनके नाम आपके सामने रख लेता हूँ, क्योंकि सर्विसेज चीफ्स के ओहदे में एक्सटेंशन हुई है, 3 से बढ़ा के 5 साल की गई है। बाकी जो कोर कमांडर्स हैं, वो तो रिटायर हो जाएंगे, और कौन-कौन रिटायर हो जाएगा 2025 में? वो सबसे पहले तो जनाब अगले 11 महीने के अंदर ही लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब, जो कोर कमांडर मुल्तान है, वो रिटायर होंगे, जिनको चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दिया गया है। यानी उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनके ओहदे की का जो बंदोबस्त है वो कर लिया गया है। दूसरे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, जो कोर कमांडर लाहौर है, ये भी रिटायर हो जाएंगे। फिर नोमान जकरिया साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया साहब, जो कोर कमांडर मंगला है, इनको भी नवंबर 2025 में ही रिटायर होना है, तो ये भी रिटायर हो चुके होंगे। और कोर कमांडर मंगला नोमान जकरिया साहब को जब लगाया गया, तो इससे पहले एमन बिलाल सफदर साहब थे। एमन बिलाल सफदर को, जो बड़े ही ब्राइट कैंडिडेट थे फॉर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो फारिग हो गए, और कबल अज वक्त रिटायरमेंट का मामला हुआ। उसके बाद एक नए कोर कमांडर मंगला लगाए गए थे, तो ये भी उससे पहले पहले रिटायर हो जाएंगे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, जो इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं, वो भी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाएंगे। फिर कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम है, ये भी रिटायर होंगे। इसी तरह साकिब महमूद मलिक, जो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, वो भी रिटायर हो जाएंगे। और इनके बारे में ये कि जी साकिब महमूद मलिक साहब बड़े ही जो है वो फेवरेट थे फॉर द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। उसके अलावा अभी तो उमर बुखारी साहब को, जो कोर कमांडर 11 कॉप्स कोर कमांडर पेशावर लगाया है, जो लेफ्टिनेंट जनरल हसन अख्तर जो है वो रिटायर हुए, उसके बाद इनको लगाया गया है। तो अभी जाहिर है ये वो तमाम जर्नैल हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बन सकेंगे। नंबर वन, ये बात तो बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अब नवंबर 2027 में ये मामला उठेगा, तो अभी जो कल ट्रांसफर पोस्टिंग्स या प्रमोशंस हुई हैं, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक कुछ लोग पहुंचे हैं, अब अगली दौड़ में ये शामिल होंगे। यानी इनकी रिटायरमेंट 4 साल बाद, यानी नवंबर 2027 में इनकी रिटायरमेंट होगी, तो उस वक्त जब मामला होगा, तो उस वक्त इनको देखा जाएगा। उसमें कौन-कौन है? उसमें न्यूली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब हैं, हु इज ऑलरेडी सर्व्ड एज डीजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, यानी एसआईएफसी। फिर उन्होंने जीओसी ओकाड़ा भी जो है खिदमत अंजाम दी। फिर न्यूली प्रमोटेड लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक हैं, वो डीजी थे आईएसआई के डायरेक्टोरेट के अंदर। उनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है। जनरल फैज हमीद जब काबुल गए थे, तो उनके पीछे मास्क लगा के जो खड़े हुए थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक थे। अच्छा, उसके साथ न्यूली प्रमोटेड लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास हैं, वो करंटली जो परफॉर्म कर रहे थे एज डीजी रेंजर सिंध, और वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई भी रहे हैं। ये भी जो है उस दौड़ में 2027 में शामिल होंगे। फिर न्यूली प्रमोटेड लेफ्टिनेंट जनरल आमिन नजम है, जो करंटली जो है वो चीफ इंस्ट्रक्टर बी के तौर पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। अब उनको जो है एनडीयू लगाया जाएगा, चेयरमैन एनडीयू, जब जिस वक्त रिटायर हो जाएंगे आसिफ गफूर साहब। तो इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज जो है, वो जो जिनको कोर कमांडर मुल्तान लगाया जा रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल अरशद नसीम हैज बीन अपॉइंटेड सर्जन जनरल लगाए गए हैं। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल आमिर नजम जो है, वो प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इनके हवाले से मैं सुबह भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर तबस्सुम हबीब साहब जो है हैज बीन मेड डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ डीजी जीएस लगाए गए हैं एट जीएचक्यू हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी। और लेफ्टिनेंट जनरल हसन खटक के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो जीएचक्यू में लगाए गए हैं, वाइल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास जो है वो एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर तैनात किए गए हैं आसिम मलिक साहब के बाद, क्योंकि अब उनको डीजीआईएसआई लगा दिया गया है। तो ये हुआ है, यानी कुछ लोग दौड़ से बाहर हो गए हैं, और अब जो नई रेस होगी उसमें नवंबर 2027 में बात होगी, और उस वक्त ये लोग जो है उस दौड़ के अंदर मौजूद होंगे। तो एक तरफ जुडिशरी के अंदर जो है वो सफाया कर दिया गया है, दूसरा फौज के अंदर भी जो लोग ये समझते हैं, या एक तासुर था कि जी यहाँ पे कोई कू या कोई नीचे आने वाले लोग जो है, तो वो नीचे आने वाले लोग बहुत पहले रिटायर होके घर जा चुके होंगे। तो ये है जो हुआ है, और इससे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो फील्ड सेट की है, पोजीशन सेट की है, उससे अपना आपको जो है मजीद मुस्तहकम कर लिया है। तो उससे जाहिर है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट अगर हाथ उठाएगी तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की मजबूती जो है अल्टीमेटली हुकूमत ये समझ रही है कि वो उससे मजबूत हुए हैं। तो ये इतनी सी कहानी है जनाब। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।